का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज़ की तरह हम हाजिर हैं आपकी जेब से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी तमाम ज़रूरी खबरों को लेकर के, और हर रोज़ की तरह उन खबरों का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जी। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कौन सी महत्वपूर्ण खबरों पर आज हम बातचीत करते हैं और करने वाले हैं, ऑन द शो पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, बचकर रहें एक्सिस के क्रेडिट कार्ड यूजर्स। जी हाँ, क्यों अलर्ट कर रहे हैं हम आपको, इस पर होगी विस्तार से बातचीत। साथ ही साथ कितनी और कहां बढ़ी है मनरेगा की मजदूरी, ये भी हम बातचीत करेंगे विस्तार पूर्वक। और साथ ही साथ क्या जनगणना में इस्तेमाल होगा आधार, क्या है पूरी खबर, विस्तार से होगी बातचीत। फिर आएगी आईपीओ की बहार। जी हाँ, आईपीओ बाजार फिर से गरमाने वाला है और क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, इस पर भी हम आपसे विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। सिकुड़ गया है भारत का उपभोक्ता बाजार। जी हाँ, विस्तार पूर्वक इस पर भी बातचीत होगी। टूटा येन और डरा जापान, क्या है पूरी खबर, डिटेल में होगी यहां पर भी बातचीत। लेकिन शुरुआत करते हैं एक्सिस बैंक की खबर के साथ। एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के साथ बड़ी संख्या में धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। एक्सिस बैंक के ग्राहकों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फ्रॉड से जुड़ी कई शिकायतें की हैं। ग्राहकों का कहना है कि उन्हें ऐसे कई ओटीपी मिल रहे हैं जो लेन देन उन्होंने किए ही नहीं हैं। कई ग्राहकों ने अनऑथराइज्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होने की भी रिपोर्ट की है। सर, ये किस तरीके का फ्रॉड हो रहा है और कैसे हो रहा है? अगर आपके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपके लिए सूचना बेहद ज़रूरी है, और चूंकि भारत के सबसे प्रमुख बैंकों में है और बहुत सारी बड़ी संख्या एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड धारकों की है, उनको ये इस फ्रॉड के बारे में जानना ज़रूरी है। एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड धारक जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जिनके कार्ड पर चलता है या एनेबल्ड है, उन्हें कई इस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें उनसे ओटीपी मांगे जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि उनके कार्ड से ट्रांजैक्शन हुआ है, जबकि उन्होंने वो ट्रांजैक्शंस नहीं किए हैं। खतरा ये है कि एक्सिस बैंक का जो के क्रेडिट कार्ड का जो डेटा है वो शायद ब्रीच हुआ है, उसमें किसी ने घुसपैठ की और उसे हैक किया है, और उसके बाद इंटरनेशनल साइट से बहुत सारे ग्राहकों के डेटा को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है और उन्हें सूचनाएँ भेजी गई हैं। एक्सिस बैंक के से इस बात की शिकायत तमाम ग्राहकों ने की है। उन ग्राहकों के पास इस तरीके के मैसेज आए हैं और इसलिए बैंक की तरफ से भी इस बात की सलाह दी गई है। बताया गया है कि ग्राहकों को अपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को डिसेबल कर देना चाहिए, उन्हें पलट कर देखना चाहिए कि उनके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की स्थिति क्या है। लेकिन अपने तरीके का पहला मामला है जब किसी बैंक के क्रेडिट कार्ड के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में फ्रॉड होने की और डेटा ब्रीच होने की सूचना सामने आई और शिकायतें सामने आई हैं, इसलिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो इसीलिए आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आपके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो, और कोई ऐसा ट्रांजैक्शन सामने आता है तो समय से अपनी शिकायत जो है बैंक के पास दर्ज करा दें। चुनाव के बाद होने वाली जनगणना में सरकार इस बार आधार के डेटा का इस्तेमाल कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक जनगणना में किसी तरह की चूक ना हो, इसके लिए आधार के डेटा को इस्तेमाल करने पर विचार किया जा रहा है। आधार के डेटा की मदद से किसी एक व्यक्ति की 2 बार गिनती होने से बचा जा सकेगा। जनगणना वैसे तो 2021 में होनी थी, लेकिन उस समय कोरोना की वजह से जनगणना को टाल दिया गया था और अब लोकसभा चुनाव के बाद देश में जनगणना होने की संभावना है। सर, आधार का इस्तेमाल जनगणना में किस तरीके से होगा? आधार के इस्तेमाल को लेकर दुविधा है। हमारे पास 2 तरीके की सूचनाएं आ रही। ताजी खबर आई कि शायद सरकार फिर इस बात पर विचार कर सकती है कि आधार की डेटा का इस्तेमाल जनगणना में हो। जनगणना एक दूसरी प्रक्रिया है कानून के तहत और आधार एक अलग प्रक्रिया है। आपको याद होगा कि पिछले साल अप्रैल में शायद संसद को अपने एक जवाब में सूचना तकनीक मंत्री ने कहा था कि जनगणना में आधार का इस्तेमाल नहीं होगा। आधार गृह मंत्रालय के तहत जनगणना गृह मंत्रालय के तहत आने वाली व्यवस्था है, जिसके तहत होम मिनिस्ट्री नोटिफिकेशन जारी करती और सेंसस की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। एक राउंड की तैयारियां, घरों को पहचान करने का ढांचा भी तय हो गया था। कोविड के कारण वो प्रक्रिया रुक गई थी। लेकिन इस बीच में यह भी हुआ कि गृह मंत्रालय ने जन्म और मृत्यु के प्रमाणन के लिए आधार के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। इस तरीके की अधिसूचना भी आई और इसके बाद ये भ्रम बनना शुरू हुआ कि क्या जनगणना की प्रक्रिया में, सेंसस की प्रक्रिया में आधार का इस्तेमाल होगा या नहीं। अब ऐसा लग रहा है कि पॉपुलेशन सेंसस का जो दौर शुरू हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं आधार को आधार बनाया जा सकता है। शायद इससे लोगों की आयु और उनके पते और उनकी बाकी प्रोफाइल की जानकारी भी ली जा सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से इस बात की सूचना नहीं आई है, क्योंकि आधार
आधार सिटीजनशिप से जुड़ा हुआ व्यवस्था नहीं है। ये तमाम स्कीमों और सुविधाओं के तहत इस्तेमाल की जाती है और ये विपुल पहले दिन से आधार को लेकर एक कन्फ्यूज़न बराबर बना हुआ आधार के आने के बाद कि इसे पहचान पत्र के तौर पर, नागरिकता पहचान पत्र के तौर पर माना जाए ना माना जाए। कानूनी तौर पर नागरिकता का पहचान पत्र आधार नहीं है, लेकिन आपको हर जगह हर सेवा को हासिल करने में, कोई भी सरकारी सुविधा को हासिल करने में आधार के इस्तेमाल की छूट है, क्योंकि उसी को आधार मानकर आपको पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और बाकी तमाम सुविधाएं, बैंक अकाउंट दिए जाते हैं। इधर केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मनरेगा की नई दिहाड़ी घोषित कर दी है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर मनरेगा की दिहाड़ी में 10% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पर बढ़ोतरी 3% तक ही रही है। कुल मिलाकर के मनरेगा की दिहाड़ी में औसतन 7% बढ़ोतरी हुई है। अब देश में औसत दिहाड़ी बढ़कर के 285.47 रुपये हो गई है, जो पहले 267 रुपये 32 पैसे थी। पिछले हफ्ते ही सरकार ने चुनाव आयोग से मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ाने की अनुमति मंगाई थी। सर, मनरेगा की दिहाड़ी में इतना डिफरेंसेस क्यों? मनरेगा की मजदूरी में जो दैनिक मजदूरी है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है और राज्य सरकारें अपने यहाँ मजदूरों की संख्या के आधार पर इसे तय करती हैं। पर इस बार फर्क काफ़ी बड़ा लग रहा है। अगर आप प्रमुख राज्यों को देखें तो हरियाणा, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, राजस्थान, केरल और लक्षद्वीप में 5% से कम मजदूरी बढ़ी है, जबकि ये जो राज्यों की लिस्ट आपको दिखाई दे रही है ये सबसे ज़्यादा मजदूरी वाले राज्य। और कितना फ़र्क है, गोवा में करीब 10.56% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जहां मनरेगा मजदूरों को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल और राजस्थान की तुलना में कहीं ज़्यादा मजदूरी मिलेगी। ये नियमित होने वाली प्रक्रिया है, रिवीजन की प्रक्रिया। इस बार चुनाव बीच में था तो चुनाव आयोग से विशेष मंजूरी लेकर इसे अधिसूचित किया गया है। जी। इधर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई कुछ फिनटेक कंपनियों के खिलाफ जांच कर रही है। इस जांच का मकसद ये पता लगाना है कहीं टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने के लिए इन कंपनियों के तरीके प्रतिस्पर्धा को कहीं प्रभावित तो नहीं कर रहे हैं। सीसीआई ने कहा कि ये सब विनियमन और स्वतंत्रता के बीच सही संतुलन बनाने के लिए किया जा रहा है। इससे ये सुनिश्चित होगा कि बाजार प्रतिस्पर्धी बना रहे और सभी पक्षों के लिए निष्पक्ष रूप से काम करे। सर, ये किस तरह की जांच हो सकती है? सीसीआई की निगाह अब फिनटेक कंपनियों की तरफ भी गई है और ये ज़रूरी भी था, क्योंकि अगर आपको याद हो सीसीआई ने मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने वाली कंपनियां, खासतौर पर गूगल और बाकी जो सर्च इंजन प्लेटफॉर्म्स हैं, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म हैं, इन पर भी कार्यवाही की थी। ऐसा माना जा रहा है कि सीसीआई को ये शक है कि भारत की कुछ फिनटेक कंपनियों ने बाजार में कार्टेल बनाए हैं, मोनोपोलीज बनाई हैं, डुओपोलीज बनाई हैं, जो आमतौर पर दिखती भी हैं। और इस जांच के भीतर जाकर ये जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या प्रतिस्पर्धा के नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। पर मामला थोड़ा पेचीदा है। फिनटेक में प्रतिस्पर्धा के और भी बहुत सारे आयाम, प्रभावित करने के बहुत सारे आयाम हैं, क्योंकि इसमें सूचनाएं भी हैं, डेटा भी हैं, निजी जानकारियां भी हैं जो फिनटेक कंपनियों के पास हैं। और इसलिए प्रतिस्पर्धा सीमेंट कंपनियों की तरह से या किसी दवा कंपनी की तरह की तुलना में खासी अलग है। लेकिन पहली बार ऐसा पता चला है कि भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग फिनटेक कंपनियों की तरफ भी जांच की प्रक्रिया बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। फिनटेक कंपनियां वैसे ही पहले दबाव में हैं और चुनौती में फंसी हुई हैं। ये नई जांच हो सकता है कुछ नए रहस्योद्घाटन लेकर सामने आएगी। इस साल आईपीओ बाजार में जोरदार पूंजी जुटाने की संभावना है। सेबी के पास 65 से ज़्यादा कंपनियों ने आईपीओ दस्तावेज दाखिल किए हुए हैं और इनमें कई बड़ी कंपनियों के आईपीओ भी शामिल हैं। स्विगी, लावा, कार देखो ने आईपीओ को लेकर के तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इसके अलावा फर्स्ट क्राई, ओला इलेक्ट्रिक, ओयो, पोस्टिया मेडिकल भी आईपीओ लाने जा रहे हैं। सर, फिर से आईपीओ बाजार में गर्माहट बढ़ रही है, निवेशकों के लिए इसके क्या मायने हैं? हाँ, कार देखो का आईपीओ आने की बात चल रही है। स्विगी के आईपीओ की बात तो हम पिछले साल से सुन रहे हैं। आज लावा के आईपीओ की भी तैयारियां थी। पता चली कि लावा अगले 3 से 5 साल में आईपीओ लेकर आएगी। आईपीओ बाजार में एक सक्रियता का दौर फिर से शुरू हो रहा है। हालांकि आईपीओ का बाजार का एक हिस्सा बेहद गुलजार है, दौड़ रहा है, जिसके बारे में विपुल जी आपको वहाँ के आईपीओ में अक्सर बताते ही हैं हमारे कार्यक्रम में, जो कि स्मॉल कंपनीज़ के, छोटी कंपनियों के आईपीओ हैं, जो स्मॉल बोर्ड के आईपीओ हैं। लेकिन अब बड़े आईपीओ का दौर फिर आ रहा है। लंबे समय के बाद एक 5-6 महीने का वक्फा तो हो ही गया होगा, क्योंकि अब कोई बड़े आईपीओ नहीं आए, अब आना शुरू हो रहे हैं। चर्चा टाटा के आईपीओ आने की है, खासतौर से टाटा समूह की तरफ से 2 आईपीओ आने की तैयारी चल रही। टाटा कैपिटल की चर्चा चल रही। इस पर विस्तार से आपको मनी 9 के सुपर ऐप पर को डाउनलोड करें, हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे कि टाटा समूह अपने आईपीओ लाने की तैयारी क्यों कर रहा है। लेकिन इसके साथ कुछ नई स्टार्टअप कंपनियां, कार देखो, स्विगी जैसी कंपनियां भी बाजार में आने की तैयारी कर रही हैं। माना जा रहा है कि चूंकि शेयर बाजार में काफ़ी उथल पुथल हुई है पिछले दिनों में, स्मॉल कैप
कंपनियों में निवेश घटा है और वहाँ से जो निवेश एग्जिट हुआ है वो लार्ज कैप कंपनियों की तरफ गया है। इसलिए आज हमने शेयर बाजार में तेजी भी देखी, लार्ज कैप कंपनी में खासा नया निवेश आया है हाई वैल्यूएशन पर। तो अब आईपीओ के लिए बेहतर समय है, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में वैल्यूएशंस काफ़ी हाई हैं और उन ऊंचे वैल्यूएशन पर अगर लोग नहीं खरीद करना चाहेंगे तो उन्हें वो पैसा वापस आईपीओ में जा सकता है। तो इधर चुनाव का शोर शराबा चलता रहेगा और दूसरी तरफ आईपीओ बाजार में फिर से नई सक्रियता नजर आएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, वहाँ के आईपीओ देखते रहिए। हर आईपीओ के बारे में आपको क्या करना चाहिए हम विस्तार से आपको उस कार्यक्रम में बताते हैं। तो लगातार आईपीओ बाजार में रणनीति बनाने के लिए वाक्य आईपीओ के साथ बने रहिए और अगले हफ्ते जो है भारतीय एक्सा का भी आईपीओ आ रहा है, वहाँ पे क्या कुछ रणनीति आपकी होनी चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। तो 1 से 2 के दौरान हमारे साथ बने रहिए। इधर स्टार्टअप कंपनियों में कर्मचारियों की छंटनी का सिलसिला 2024 में भी जारी रहा है। वित्त वर्ष 2024 में भारतीय स्टार्टअप कंपनियों में 13,095 कर्मचारियों की छंटनी की गई है। हालांकि ये आंकड़ा वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनियों की ओर से की गई छंटनी से थोड़ा कम है। वित्त वर्ष 2024 में वैश्विक स्तर पर 50,841 स्टार्टअप कर्मचारियों की नौकरी गई है और उनमें से 9% हिस्सेदारी भारत की है। सर, स्टार्टअप में रोजगार की स्थिति सुधरती क्यों नहीं दिखाई दे रही है? कोई बड़ा फर्क नहीं आया, हालांकि थोड़ी कमी आई 2024 के साल के दौरान। 2023 के दौरान तो नौकरियों का एक किस्म से कत्लेआम हुआ था स्टार्टअप में, लेकिन जितनी बड़े स्टार्टअप थे जिनसे उम्मीद थी और जो यूनिकॉर्न और उससे बड़े स्टार्टअप थे उन्होंने नौकरियों में नई नौकरियां तो शुरू नहीं की, छंटनी जारी रही। फ्लिपकार्ट में 1100 लोग निकाले गए, बायजूस में छंटनी का एक और दौर आया, 1000 लोग निकाले गए, रिलायंस जियो मार्ट में छंटनी हुई, स्विगी में हुई, मिल्क बास्केट में हुई और बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पर 2024 में भी छंटनी हुई। भारत का स्टार्टअप मार्केट पूरी तरह उथल पुथल में है। हालांकि अब फंडिंग दोबारा आना शुरू हो गई है, लेकिन स्टार्टअप कंपनियां अब अपने रेवेन्यू पार्ट पर ध्यान देने की कोशिश कर रही हैं। इससे पहले तक घाटे होना या ज़्यादा घाटे होना स्टार्टअप कंपनियों की सफलता का सबूत था, लेकिन अब कंपनियां अपनी कॉस्ट कम करने पर और मुनाफे बेहतर करने पर कोशिश में लगी हुई हैं। और इसलिए आपने ई कॉमर्स स्पेस में देखा होगा कि प्लेटफॉर्म फीस वसूलनी शुरू की गई है, दरें बढ़ाई गई हैं। तो स्टार्टअप फेज़ अभी भी अपने उस ट्रांजिशन में, अपने संक्रमण के दौर में है और इसलिए जहां उम्मीद ये थी 2019-20 के दौरान कि भारत में स्टार्टअप नौकरियों का एक विस्फोट होगा और सबसे ज़्यादा नौकरियां स्टार्टअप में आएंगी, वहां तस्वीर बिल्कुल उल्टी दिखाई दे रही। और जो संभावना आने वाले समय में दिख रही कि अगले 2-3 साल तक भी स्टार्टअप में कोई बहुत बड़ी नौकरियों की बढ़ोतरी होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि स्टार्टअप स्पेस में भी बहुत सारी कंपनियां बंद हो रही हैं और यहाँ भी चाहते ना चाहते आपको कुछ 1-2 कंपनियां ही पूरे बाजार पर कब्जा करती दिखाई दे रही हैं। यहाँ भी डुओपोली और मोनोपोली जैसे दिख रहा है, जैसे कि आप रेस्टोरेंट डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स को ले लीजिए, स्विगी और जोमेटो की आमतौर पर डुओपोली है, या आप क्विक कॉमर्स को ले लीजिए तो उसमें 2-3 कंपनियां सामने उपलब्ध हैं। तो इसलिए स्टार्टअप स्पेस में भी कंज्यूमर साइड से उपभोक्ताओं को सेवा देने के मामले में जो बाजार में अभी और भी कुछ उथल पुथल होने की उम्मीद है। जी। इधर केंद्र सरकार असंगठित मजदूरों के ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा सकती है। इसके लिए सरकार ने असंगठित मजदूरों से नाता रखने वाले अलग अलग विभागों, मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ बैठक बुलाई है। ये बैठक 4 अप्रैल को होनी है। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के जरिए मजदूरों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया जाता है, साथ में उन्हें रोजगार के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता है। सर, इसका मकसद क्या है ई श्रम पर रजिस्ट्रेशन बढ़ाने? कल हमने विस्तार से आपको आईएलओ की रिपोर्ट के बारे में बताया था कि जो भारत के रोजगार की तस्वीर को स्पष्ट को सामने लाती है, और हमने बताया था कि जॉबलेस ग्रोथ अब पूरी दुनिया में स्थापित है और भारत में दिख रहा है कि 90% लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद भी, फॉर्मलाइजेशन की कोशिशों के बावजूद भी भारत में ना तो मैन्युफैक्चरिंग में कोई बड़ा निवेश आया जिससे रोजगार बन सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ई श्रम पोर्टल पर फिर चर्चा शुरू हुई है। हालांकि ये पिछले 4-5 साल से स्कीम रहकर बजट से पहले, चुनाव के आसपास चर्चा में आती रही है, लेकिन अभी तक इसका कोई फायदा नहीं हुआ। सरकार ने इस स्कीम को इसलिए जारी किया था कि ई श्रम पोर्टल पर जो असंगठित श्रमिक हैं, जो घरों में काम करने वाले लोग हैं, जो कृषि श्रमिक हैं और बाकी अन्य असंगठित श्रमिक हैं, उन्हें इसमें पंजीकरण किया जाए। लेकिन अब कुछ मंत्रालयों के साथ फिर दोबारा प्रयास किया जा रहा है, खासतौर से टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के साथ, कि इसमें जो असंगठित श्रमिक हैं उनका पंजीकरण कराया जाए। उन्हें सीधे प्रत्यक्ष रूप से अभी कोई सुविधा इस श्रम पोर्टल से नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद ये है कि जो नई रिपोर्ट आईएलओ की आई, इसकी रोशनी में भारत में जो बेरोजगारी की जटिल और गंभीर परिस्थिति है, उस स्थिति में सरकार को आने वाले समय में असंगठित श्रमिकों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। माइक्रो लेंडिंग में करीब 31% का उछाल देखने को मिला है। दिसंबर तिमाही के दौरान सभी श्रेणियों के ऋणदाताओं का माइक्रो लेंडिंग पोर्टफोलियो 30.9% बढ़कर के 4.02 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछली सितंबर तिमाही के अंत के मुकाबले पूरे पोर्टफोलियो में 6% की बढ़ोतरी देखने को मिली है।
सर, माइक्रो लेंडिंग में इतनी तेज बढ़ोतरी क्या दर्शा रही है? ये थोड़ी चौंकाने वाली खबर है और रिजर्व बैंक इसे कैसे लेगा आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ने पिछले 6 महीने के दौरान माइक्रो लेंडिंग पर, अनसिक्योर्ड लोन्स पर बेहद सख्ती की, लेकिन उसका नतीजा बिल्कुल दूसरा दिख रहा है। हमें इस आंकड़े से दिख रहा है कि भारत में माइक्रो लेंडिंग में तेज बढ़ोतरी हुई, यानी लोग ज़्यादा कर्ज ले रहे हैं, वो भी ऊंची ब्याज दर पर, क्योंकि हम ब्याज दरों के सबसे ऊंचे दौर में, सबसे ज़्यादा महंगाई के दौर में। आंकड़े भी बता रहे हैं कि जो एवरेज बैलेंस पर बारोअर है, यानी हर कर्ज लेने वाले पर जो एवरेज बैलेंस है, वो बढ़कर अब 48,900 रुपये के आसपास, 49,000 रुपये के आसपास हो गया है, जिसमें पिछले तिमाही के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा ज़्यादातर बारोअर्स एक से अधिक लेंडर से कर्ज ले रखा है उन्होंने। 83% बारोअर्स ऐसे हैं जिनकी 2 लेंडर से, 2 कर्ज देने वालों से उन्होंने कर्ज ले रखा है। ये तस्वीर थोड़ी चुनौतीपूर्ण दिख रही है, क्योंकि आरबीआई की कोशिश ये थी कि अनसिक्योर्ड लोन, जो कि छोटे लोन हैं, गैर जमानती कर्ज हैं, इन पर रोक लगाई जाए, पर ऐसी परिस्थिति बनती नहीं दिखी है। जी, और अब रुख कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। प्रीमियम प्रोडक्ट्स की मांग में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जबकि मास मार्केट प्रोडक्ट्स की मांग घट रही है। एक रिपोर्ट में पता चला है कि एफएमसीजी कंपनियों ने बीते 2 साल में कई कैटेगरी में बड़े पैमाने पर मास मार्केट प्रोडक्ट्स की तुलना में प्रीमियम प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बीते वित्त वर्ष में महंगाई में बढ़ोतरी से प्रोडक्ट्स की बिक्री पर असर पड़ा है। साथ ही निम्न से मध्यम आय समूहों में आर्थिक चिंताएं अभी कम नहीं हैं। सर, ये कैसे पता लगा कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ रही है, मास प्रोडक्ट्स की मांग ढक रही है? क्या आप मान के चलिए के शेप रिकवरी का ही एक उदाहरण है? देखिए, अगर आप भारतीय बाजार को करीब से देख रहे हैं तो ये खबर आपको खुश भी कर सकती है और गहरी चिंता में भी डाल सकती है। खुश इसलिए कर सकती है कि आपको दिखेगा कि भारत में सुपर रिच या रिच लोगों की खपत बढ़ रही है और उनकी के लिए डिमांड में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन भारतीय बाजार को तो मुख्य रूप से मास उपभोक्ताओं के, बड़े उपभोक्ताओं के बाजार के तौर पर माना गया था, और इसलिए भारत में फैक्ट्रियां लगाई गई थी, कंपनियां आई थी, नहीं तो ये सामान इंपोर्ट होकर भी भारत में बेचा जा सकता था। जो ताजी जानकारी आई वो भारतीय बाजार के सिकुड़ने की कहानी है, फैलने की कहानी नहीं। भारतीय बाजार के पिरामिड का जो निचला हिस्सा है वो सिकुड़कर छोटा हो रहा है, यानी वो लोग जिनसे ज़्यादा खपत की उम्मीद थी, जिन्हें ज़्यादा खर्च करके अपनी ज़िंदगी बेहतर करनी थी, वो बाजार से बाहर हो गए हैं। आंकड़े जो आए हैं वे खासे चौंकाने वाले हैं। पिछले 1 साल में भारत की कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की जो प्रमुख कंपनियां हैं, उन्होंने अपने 60 से 70% प्रोडक्ट जो नए लॉन्च किए हैं वो सब प्रीमियम कैटेगरी में लॉन्च किए। हिंदुस्तान लीवर के 70% प्रोडक्ट पिछले 1 साल में प्रीमियम कैटेगरी में आए। आईटीसी के करीब 65% उत्पाद प्रीमियम कैटेगरी के थे। पार्ले ने 60 से 65% उत्पाद अपने प्रीमियम कैटेगरी में लॉन्च किए। पिछले साल जितने भी 2019 के बाद भारत में जो भी फ़ोन लॉन्च हुए, नए फ़ोन लॉन्च हुए, उसमें से 370 फ़ोन के आसपास मॉडल ऐसे थे जो 12,000 से ऊपर के थे। अब यह बाजार की बिल्कुल उल्टी और दूसरी कहानी है। हम ये मान रहे थे कि भारतीय बाजार में निवेश आ रहा है भारत के आम लोगों की खपत के आधार पर, लेकिन अब भारतीय बाजार पूरी तरह प्रीमियम के तौर पर सामने आ रहा है, चाहे वो उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो एफएमसीजी कंपनियां हो या बाकी क्षेत्र हों। याद कीजिए, हाल में ही रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट भी आई थी, जिसमें रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की तरफ इशारा किया था कि भारतीय बाजार में अब पर कैपिटा इनकम का पूरी तस्वीर बदल रही है। एफएमसीजी कंपनियां पूरी तरह प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ जा रही हैं और इससे बाजार में कंपनियों के कामकाज के नतीजे, उनके तौर तरीके, उनके प्रोडक्शन लाइन और उनके प्रोडक्ट के मिक्स में आने वाले महीनों में बड़ा बदलाव दिखाई देगा। दूसरी तस्वीर इसकी ये है कि अगर आम लोगों की खपत में बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो कंपनियां नया निवेश नहीं करेंगी, रोजगारों में कमी बनी रहेगी। तो ये ग्रोथ की है, भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है, भारतीय बाजार की ग्रोथ स्टोरी है, उसका सबसे अंधेरा पहलू है, जिस पर हम लगातार अलग अलग कार्यक्रमों में, मनी सेंट्रल में, इकोनॉमिका में बात करते रहें, और वो आंकड़े खुलकर सामने आने लगे हैं और दिख रहा है कि भारतीय बाजार, जिसे कि मास मार्केट होना चाहिए था, वो एक्चुअली प्रीमियम मार्केट में बदल रहा है। और इधर भारतीय कंपनियों की तरफ से बढ़ते प्रोडक्ट रिकॉल जो है वो अब चिंता का सबब बन रहे हैं। ऑटो और फार्मा सेक्टर में प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा रिकॉल हुए हैं। प्राइम डेटाबेस के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 में 30 कंपनियों ने स्वैच्छिक उत्पाद वापस मंगवाए हैं, जबकि 16 कंपनियों को अपने उत्पाद वापस मंगाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। प्रोडक्ट रिकॉल जानकारी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग यानी BRSR ढांचे का हिस्सा है, जो कि वित्त वर्ष 2023 से टॉप 1000 लिस्टेड कंपनियों के लिए ज़रूरी डिस्क्लोजर है। कई कंपनियों ने वित्त वर्ष 2022 के
लिए डेटा का खुलासा नहीं किया है और इसलिए साल दर साल तुलना करना संभव नहीं होगा। सर, इतने ज़्यादा प्रोडक्ट रिकॉल क्यों देखने को मिल रहे हैं? इसमें मुझे प्रोडक्ट रिकॉल एक सामान्य प्रक्रिया है। कंपनियां अगर अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनाती हैं तो उन्हें रिकॉल करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। खासतौर से ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो लंबे समय से प्रोडक्ट का रिकॉल चलता रहा है। पर भारत में एक महत्वपूर्ण चीज़ इस पूरे प्रोफाइल में जो दिखाई दी, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली थी, ऑटो कंपनियों के प्रोडक्ट रिकॉल होते रहे। मारुति ने भी किया, सुजुकी ने अपने रिकॉल किए थे, बीच में दुनिया की और भी कंपनियों ने किए। दवा कंपनियों के इतने सारे प्रोडक्ट रिकॉल हो रहे हैं, जो चौंकाने वाली बात है। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, जायडस, एल्केम, सिप्ला, टोरेंट, ल्यूपिन, जेबी फार्मा, इनकी दवाओं का रिकॉल हो रहा है। और ये एक चौंकाने वाली बात है कि दवाएं जो कि आमतौर पर तमाम जांच पड़ताल व्यवस्था, मंजूरी और रिगरस अप्रूवल की प्रक्रिया से गुजरती हैं, उन प्रोडक्ट्स को रिकॉल किया जा रहा है। और बड़ी संख्या में, काफ़ी बड़ी संख्या में किया गया। सन फार्मा ने करीब अपनी 55,000 बॉटल्स एक दवा और टैबलेट की वापस ली, जो कि एक जेनेरिक मेडिकेशन थी अमेरिकन मार्केट में। तो ये भारत के दवा उद्योग के लिए एक और भी बड़ी चुनौती है। हम हाल फिलहाल में दवा उद्योग पर तमाम सवाल उठते देख ही रहे हैं, दवाओं में मिलावट को लेकर, दवाओं की क्वालिटी को लेकर। लेकिन भारतीय बाजार में भी और भारत की कंपनियों के विदेश में भी रिकॉल बढ़ने लगे हैं। और इधर डॉलर की मजबूती की वजह से रुपए पर दबाव लगातार बरकरार है। रुपए में और गिरावट रोकने के मकसद से आरबीआई इस मामले में दखल देने जा रहा है और विदेशी मुद्रा बाजार में आरबीआई के संभावित हस्तक्षेप की वजह से बुधवार को रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने से रुक गया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में 7 पैसे की गिरावट आई और ये 83 रुपये 45 पैसे प्रति डॉलर के इंट्राडे निचले स्तर को छूने के बाद 83 रुपये 33 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक 15 मार्च 2024 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 642.49 अरब डॉलर था। सर, आरबीआई ने किस तरीके से मीडिएट किया है और क्या वाकई में ये गिरावट थमती दिखाई देगी? रुपए को लेकर सेंटीमेंट खराब है विपुल जी, कल भी हमने इस पर चर्चा की थी। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तो बेहतर स्थिति में, 642 बिलियन डॉलर के आसपास का विदेशी मुद्रा भंडार है भारत के लिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय करेंसी बाजार में जिस तरीके की उथल पुथल हो रही है, जिसका एक हिस्सा हम आपको अगली खबर में बताएंगे जापानीज येन को लेकर, उसका सीधा असर रुपए के सेंटीमेंट पर पड़ रहा है। हमने कल आपको बताया था कि भारत के बॉन्ड्स में दुनिया के निवेशकों ने खासी बड़ी बिकवाली की है पिछले 2-3 दिनों में, और उस बिकवाली का असर हमें बाजार से विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ने के तौर पर सामने आया, और जिस वजह से रिजर्व बैंक को बाजार में दखल करना पड़ा। आमतौर पर 642 बिलियन डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार पर रुपए की इतनी पतली हालत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाकी परिस्थितियां तो बेहतर और संतुलित हैं, लेकिन रुपए को लेकर सेंटीमेंट पिछले 1 साल से सुधरता नहीं दिख रहा है। हमने बीच में तेज गिरावट देखी थी, फिर थोड़े समय तक रुपया स्थिर रहा था। रिजर्व बैंक को इसमें दखल करना पड़ा। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का भी एक असर हमें दिखाई दे रहा है। रुपया 83 के पार है और जो नए आकलन हमें मिल रहे हैं वो 84 के आसपास के मिल रहे हैं। यह दबाव लगातार बना रहेगा और रुपए की कमजोरी का असर हमें आयातित महंगाई के तौर पर भी सामने दिखेगा। जी। और इधर जापान की करेंसी येन में भी भारी गिरावट देखने को मिली है और ये 1990 के बाद यानी 34 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। येन में गिरावट को देखते हुए जापान के शीर्ष वित्त अधिकारियों की एक बैठक हुई है। बैठक में येन में गिरावट पर चर्चा हुई और करेंसी को स्थिर करने के लिए कदम उठाने के लिए संकेत दिए गए हैं। सर, जापान की इकॉनमी में तो रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन येन टूट रहा है, क्या कर? जापान में अचानक एंटी क्लाइमेक्स जैसी स्थिति हो गई। जापान ने लंबे समय के बाद, हमने आपको बताया था कि जापान ने अपनी जो ब्याज दर की नीति थी उसमें बदलाव किया था, 0 इंटरेस्ट रेट से वापसी की थी, और ये माइनस इंटरेस्ट रेट से वापसी करके उसे 0 पर किया था, जो कि दुनिया में अकेला देश बचा था जिसने सबसे लंबे समय तक माइनस में इंटरेस्ट रेट रखी थी, जिसमें कि आपको बैंक से कर्ज लेने के पैसे भी दिए जाते हैं, कर्ज भी लीजिए और पैसा भी लीजिए। और इसके बाद जापान के विदेशी मुद्रा बाजार में गहरी उथल पुथल शुरू हो गई। येन में तेज गिरावट आई, क्योंकि यह माना जा रहा था कि यह फैसला येन की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और उसके बाद येन पर स्पेकुलेटर्स की हैमरिंग शुरू हुई। बहुत तेजी से येन टूटा और अब 1990 के बाद 34 साल के लोएस्ट स्तर पर आ गया है। और ये इतनी बड़ी चुनौती है कि जापान के वित्त मंत्री को खुलकर सामने निकलकर, जो फिनांस मिनिस्टर हैं शिनुची सुजुकी, उनको ये कहना पड़ा कि वो इस मामले में दखल देंगे और हस्तक्षेप करेंगे। चिंता क्यों है? चिंता इस बात को लेकर है कि जापान में अगर येन एक सीमा से अधिक टूटता चला गया तो महंगाई बहुत तेजी से बढ़ेगी आयातित सामानों की, क्योंकि जापान दुनिया का एक ऐसा देश है जो बहुत सारी चीज़ों के लिए, जरूरी ईंधन के लिए, बाकी चीज़ों के लिए आयात पर निर्भर है, और जापान की महंगाई में एक बड़ा हिस्सा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का होता है।
हालांकि इसका फ़ायदा, येन की कमज़ोरी का फ़ायदा निर्यातकों को मिलेगा, लेकिन ग्लोबल ट्रेड में भी कोई बड़ी ग्रोथ नहीं दिख रही, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी मांग नहीं दिख रही है। और इसलिए जापान, जो अचानक सुधरता हुआ आर्थिक तौर पर दिख रहा था, स्थितियां बेहतर होती दिखाई दे रही थी, लंबे समय के बाद जापान में डिफ्लेशन खत्म होने की स्थिति थी, वहाँ अब एकदम अचानक महंगाई बढ़ने का खतरा दिखाई दे रहा है येन की कमजोरी के कारण। और इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि शायद येन की बाइंग शुरू करने पर जापान का सेंट्रल बैंक विचार कर सकता है और बाजार से येन की खरीदारी होगी। स्पष्ट रूप से अभी कहा नहीं गया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जापान अब बाजार में इंटरवीन करेगा। 2022 में मुझे याद आता है जापान के सेंट्रल बैंक ने बाजार में दखल दिया था और 2 ट्रिलियन येन के आसपास की खरीद की थी। यह एक चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है कि जापान दुनिया के अन्य देशों की तरह नहीं है, भारत जैसे देशों की तरह नहीं, जहां केंद्रीय बैंक बाजार में खुलकर दखल करते हैं। जापान मुद्राओं के उस क्लब का हिस्सा है जहां केंद्रीय बैंकों को बाजार में मुद्रा की कीमत तय करने के लिए दखल करने देने की छूट नहीं है। तो दुनिया जो यूरोपीय देशों के प्रमुख बैंक हैं या जापान, उन देशों में आता है जहां बाजार में मुद्रा को अपने हिसाब से उतरने चढ़ने दिया जाता है। लेकिन 2022 में जापान ने इस नियम को तोड़ा था और बाजार में दखल दिया था। वैसी स्थिति इस बार भी आ सकती है। चलिए, इस बीच कुछ और महत्वपूर्ण खबरें भी हैं और उन पर फटाफट नजर डालते हैं हमारे खास सेगमेंट झटपट में। देश में कच्चे तेल का इंपोर्ट 4 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया है। मार्च के दौरान देश में रोजाना करीब 52 लाख बैरल कच्चे तेल का इंपोर्ट हो रहा है, जो कि 2020 की शुरुआत के बाद सबसे ज़्यादा इंपोर्ट है और फरवरी के मुकाबले 11% ज़्यादा आयात है। इस बीच अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत में रूसी तेल की सप्लाई के लिए ओमान बड़ा माध्यम बन रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस से तेल के जहाज ओमान पहुँच रहे हैं और वहाँ से तेल को उन जहाज़ों में ट्रांसफ़र किया जाता है जो कि भारत के लिए सप्लाई करते हैं। लंदन स्टॉक एक्सचेंज ने बिटकॉइन और इथेरियम एक्सचेंज ट्रेडेड नोट्स के लिए मार्केट लॉन्च करने की घोषणा की है। क्रिप्टो एक्सचेंज ट्रेडेड नोट्स को 28 मई को जारी किया जाएगा। लंदन स्टॉक एक्सचेंज ने कहा है कि वो इन क्रिप्टो एक्सचेंज ट्रेडेड नोट्स की ट्रेडिंग के लिए 8 अप्रैल 2024 से आवेदन स्वीकार करना शुरू करेगा। शेयर मार्केट में आज से सेटलमेंट के लिए T+0 सिस्टम लागू हो गया है। BSE ने T+0 सिस्टम के लिए 25 शेयरों की लिस्ट जारी की है। 21 मार्च को सेबी ने T+0 सेटलमेंट के लिए फ्रेमवर्क जारी किया था। फ्रेमवर्क जारी करते हुए सेबी ने कहा था कि इसके बीटा वर्जन की शुरुआत 28 मार्च से स्टॉक एक्सचेंज के चुनिंदा 25 शेयरों में होगी। फिलहाल भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर आमतौर पर T+1 सेटलमेंट को फॉलो किया जाता है। सर, ये कुछ और महत्वपूर्ण खबरें आपकी टिप्पणी की। कच्चे तेल का आयात तेजी से बढ़ा है और इसके 2-3 संकेत हमें महत्वपूर्ण ढंग से समझ में आ रहे हैं। एक तो ये कि भारत के रिफाइनर्स ने तेजी से ऑयल को स्टॉक करना शुरू कर दिया है। संभावना इस बात की है कि आने वाले समय में कच्चे तेल की कीमतों में अगर बढ़ोतरी होती है तो उससे पहले बाजार से तेल का आयात ले लिया जाए। दूसरा, वेनेजुएला पर प्रतिबंध है। वेनेजुएला का तेल बाजार में आना बंद हो रहा है और इसलिए भी भारत के रिफाइनर्स अब तेज़ी से खरीद करके कच्चे तेल का आयात बढ़ा रहे हैं। आमतौर पर रिफाइनिंग कंपनियां एक मार्जिन के साथ, एक थोड़े समय की तैयारी के साथ कच्चा तेल खरीदती हैं। लेकिन यहाँ इसका एक दूसरा पहलू भी है, इसका एक फ्लिप साइड भी है। फ्लिप साइड ये है कि रुपए की कमजोरी के कारण ये कच्चा तेल और ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, क्योंकि रुपए में हमने तेज गिरावट देखी है। जी, तो चलिए, अब मनी सेंट्रल को समाप्त करने का वक्त तो हो गया है। और सर, लेकिन इस बार वीकेंड काफ़ी लंबा हो रहा है, गुड फ्राइडे पड़ रहा है, तो वीकेंड के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? इकोनॉमिकम में क्या कुछ खास रहने वाला है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, तो कल मनी सेंट्रल नहीं होगा क्योंकि कल अवकाश है। इस बार के इकोनॉमिकम को हम आपको विस्तार से बताएंगे। चुनाव की रोशनी में आप भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे देखें, और कुछ ऐसे आंकड़े जो आपको दिखते हैं और कुछ ऐसे आंकड़े जो उनके पीछे छिपे हुए हैं, वो दोनों कैसे एक दूसरे के उससे विपरीत में दिखाई देते हैं। 10 साल अर्थव्यवस्था के लिए छोटा समय होता है, पर राजनीति के लिए काफ़ी बड़ा समय होता है। 2 सरकारें 2 बार चुनाव हो चुके होते हैं। भारत में 10 साल बाद सरकार चुनाव में जा रही है। तमाम तरीके के आंकड़ों की बरसात चारों तरफ हो रही है। उनके बीच में हम, उस धुंध के बीच में हम आपको ले चलेंगे एक आंकड़ों की कैसी दुनिया में जहां आप चुन पाएंगे कि असली कहानी कौन सी है। तो इस बार इकोनॉमिकम में सुनिए और जानिए भारत के पिछले 10 साल के विकास की कहानी के कई सारे अनजाने पहलू जो शायद आपको नज़र नहीं आए होंगे। और इकोनॉमिकम देखने के लिए, लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए आपको मनी 9 के ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इस दिलचस्प कार्यक्रम को अगर आप देखना चाह रहे हैं तो मनी 9 के ऐप को अभी डाउनलोड कर लीजिए। और मनी 9 के ऐप पर और भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं, आपकी जेब से जुड़े हुए, शेयर बाजार से जुड़े हुए, म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए, जो कि आपकी सोच को समृद्ध करेंगे। तो लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। अब फिलहाल इस कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो गया है। सर, आज की चर्चा में आप जुड़े, तमाम चीज़ों का विश्लेषण किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो लंबा वीकेंड है, लेकिन मनी 9 के कार्यक्रम लगातार जारी रहेंगे, तो आप मनी 9 के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दे दीजिए। नमस्कार।